अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जब आप लोगों ने सीक्वेंस डाउनलोड कर लिए हैं, ठीक है, कॉलेज ट्री बना लिया है, डोमेन एनालिसिस अगर कर लिया है तो ना ना भी किया हो तो कोई इशू नहीं है। तो अब आपने ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जीन के स्ट्रक्चर के बारे में उसकी स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी। किसकी बेस के ऊपर? स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर। जीन का जो स्ट्रक्चर होता है, हमारा जो मकसद क्या है कि हमने जीन की फंक्शन स्टडी करनी है। क्या? जो अननोन जीन्स हैं उनके फंक्शन स्टडी करने हैं। उसके लिए हम डिफरेंट मेथड यूज करेंगे, डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, डिफरेंट डेटाबेसेस यूज करेंगे। और उसमें से एक जो डेटाबेस है, एक जो मेथड है, उसे हम कहते हैं जीन स्ट्रक्चरल एनालिसिस यूजिंग जीएसडीएस। ठीक है, ये जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले एक ऑनलाइन टूल है जिसके थ्रू हम ये मालूम कर लेते हैं कि एक जीन जो है उसका जो ओपन रीडिंग फ्रेम है, स्पेशली ओपन रीडिंग फ्रेम। मैंने बताया था कि देयर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द जीन। जीन के कौन कौन से पार्ट होते हैं? जी, गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा, फातिमा, जी गुलाम फातिमा, थैंक्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ द जीन। प्रमोटर, ओआरएफ और टर्मिनेटर। ये ओआरएफ, ये जो ओआरएफ है इससे बनता है मैसेंजर आरएनए। जो आपका ओआरएफ है उससे क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। ठीक है। अच्छा, जो जो मैसेंजर आरएनए जब बनता है तो वो पहला जो क्योंकि ओपन फ्रेम का कि अगर हम उसकी फर्दर अंदर जाए, उसकी स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें तो पता चलता है कि इसके अंदर जो है ना इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं? कि इंट्रॉन्स होते हैं। और अच्छा, अब यहां पर डेफिनेशन है। एक्सॉन्स क्या होते हैं? एक्सॉन्स कोलेक्टिवली इनकोड फॉर द फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन। अब फंक्शनल पार्ट क्या है? जीन का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जीन? जीन का फंक्शन क्या है कि जीन से एक प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन एक्चुअली वर्क करती है। वही जो प्रोटीन काम करेंगी वही उस जीन का फंक्शन है। जीन का फंक्शन क्या है? एक प्रोटीन बनाना। और वो प्रोटीन फिर एक काम करती है, चाहे वो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाए, या एंजाइम बन जाए, या ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन जाए, या वो भी कुछ और काम करे, माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट बन जाए, गोल्जी बॉडीज का काम बन। देयर आर मेनी वर्क्स दे परफॉर्म। जो भी वो प्रोटीन काम करेगी वही फंक्शन उस जीन का होगा। ठीक है। अब जीन का वो कौन सा पार्ट है एक्चुअली जिससे प्रोटीन बनती है? जीन का वो कौन सा पार्ट है जिससे एक्चुअली प्रोटीन बनती है? उसे हम कहेंगे कोडिंग पार्ट। क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? कोडिंग, कोडिंग रीजन। उसे क्या कहते हैं? कोडिंग रीजन। अब यहाँ पर प्रोमोटर है, टर्मिनेटर है, इवन ओपन फ्रेम से जो मैसेंजर आरएनए बनता है इससे भी सारे से प्रोटीन नहीं बनती। ओपन फ्रेम से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उससे भी सारे से प्रोटीन। उसके अंदर दो पार्ट होते हैं, होते हैं इंट्रॉन्स होते हैं और एक्सॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? एक्सॉन्स होते हैं और इंट्रॉन होते हैं। अच्छा, जो एक्सॉन्स है एक्चुअली वो रीजन है पूरे जीन के अंदर जो कि प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। प्रोटीन जिससे बनती है, हेल्प तो ज्यादा सारे कर रहे हैं एक्चुअली। जो वो पार्ट जिसने जाके, बट ये एक तलवार है ना, तलवार की एक मुट्ठी होगी। अब पिस्टल है, पिस्टल की बाकी सारे पास हो गए, जो एक्चुअली पार्ट जो आपको जाके किल करेगा वो गोली है। ठीक है। अब ये जो एग्जॉस्ट है ये एक्चुअली वो गोली है। समझ आ गई? बाकी सारे पार्ट उसको हेल्प करते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पार्ट है वो बुलेट्स है। इसलिए पैथोजेंस होते हैं। पैथोजेंस के दो पार्ट होते हैं। वो पार्ट जो एक्चुअली डिजीज काज करते हैं उसे कहते हैं विरुलेंट पार्ट। अच्छा, वो अदर पार्ट जो उसकी हेल्प करते हैं उसे एवरुलेंट पार्ट, वो डिजीज काज नहीं करते।
फर्ज किया अगर हम आपको गोली की बजाय कुछ कुछ की हथड़ी मारे, जोर से भी मारे, तो आप मरेंगी नहीं। इनमें वो डिजीज का आपके जस्ट साथ जाके अटैच कर दे तो नथिंग विल हैपन। ठीक है, एक्चुअली तो वो गोली है जो आपको मारेगी। सिमिलरली इसका जो जीन के डिफरेंट पार्ट्स है, बट ओनली पार्ट दैट एक्चुअली कोड फॉर अ प्रोटीन, दैट इज नोन एज एक्सॉन्स, दैट इज नोन एज एक्सॉन्स। अच्छा, अगर अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक प्रोटीन जो जीन है उसके अंदर कितने एक्सॉन्स हैं, कितने इंट्रॉन है? अच्छा, जब प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, क्या बनता है? प्री मैसेंजर आरएनए बनता है, तो इसके अंदर दोनों चीजें होती है, एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं। एक्सॉन भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं, और एक्सॉन होते हैं। समझ आई? ये दोनों चीजें होती हैं जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है। उस मैसेंजर आरएनए को अभी हम कहते हैं प्री मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं उसको? प्री एमआरएनए। क्या कहते हैं इसको? इसके अंदर दोनों चीजें होती है, एक्सॉन्स भी होते हैं, इंट्रॉन भी होते हैं। इन दोनों चीजों को हम क्या कहते हैं? प्री एमआरएनए। फिर एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को कहते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। क्या कहते हैं? जो आरएनए स्प्लाइसिंग है उसके थ्रू क्या होता है कि इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जिसके थ्रू इंट्रॉन रिमूव होते हैं? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइस, स्प्लाइस का मतलब क्या होता है? कट करना, स्प्लाइस करना। ठीक है, मेरी बात की समझ आई ना? तो स्प्लाइसिंग। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सीक्वेंस है, एटीजी से स्टार्ट होता नॉर्मली। कोटिक रीजन किससे स्टार्ट होता है? एटीजी से। इसको जब हम आरएनए में कहेंगे एयूजी, सी सी सी, यू जी ए टी ए यू, सी सी ए यू सी। अच्छा, कहा जाता है कि सॉरी, जी ए यू। अच्छा, ये वाला जो रीजन है ना, अगर आ जाए, कौन सा? जी जी ए टी, जी जी ए यू या ए टी, इधर जब यूरासल होगा तो आरएनए होगा। कहा जाता है कि जहां जी जी ए यू होगा, जी जी पर एक्सॉन खत्म हो जाता है, ए यू से इंट्रॉन शुरू हो जाता है। लगी समझ? अच्छा, अब आरएनए स्प्लाइसिंग के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं आरएनए स्प्लाइसोसोम। क्या नाम है उसका? अच्छा, अब आरएनए स्प्लाइसोसोम क्या करता है कि पूरे एमआरएनए में सिर्फ इस रीजन को तलाश करता है। किसको? इस चार न्यूक्लियोटाइड इकट्ठे हो तो उसको पता लगता है कि यहां पर इंट्रॉन है, एक्सॉन खत्म हो रहा है, एक्सॉन शुरू, भी एक्सॉन खत्म हो रहा है, इंट्रॉन शुरू हो रहा है। ऐसे ही जहां पर एंड हो रहा है वहां भी कोई मिलती जुलती इस तरह की सीक्वेंस होती है। फिर जी जी ए यू शुरू होता है। तो अब वो क्या करता है कि यहां से ये इंट्रॉन को कट कर देगा। क्या कर देगा? कट करके अलहदा कर देगा और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ देगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आरएनए स्प्लाइसिंग। समझ आ गई? ये तकरीबन एक क्वेश्चन ये है कि वेदर दिस पैटर्न इज प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स ऑफ द वर्ल्ड। जी जी। अच्छा, मैंने कहा था कि आरएनए जिस तरह हम कहते हैं कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, पता है उसके बारे में? रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या करते हैं? वो कट कर देते हैं डीएनए को एक फास्ट सीक्वेंस से। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस कहते हैं उसको। उसको क्या कहते हैं? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस। वो क्या करते हैं कि बस ये इको आर1 एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि क्या करता है, जी ए ए टी टी सी, इस तरह सी टी टी ए जी, वो यहां पर कट कर देता है। क्या कर देता है? दो डीएनए को कट कर देता है।
ये हाईली डीएनए सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है, सिर्फ उसी जगह कट लगाता है जहां पर ये एग्जैक्टली मैच होता है और वहां जाके कट लगा देता है। इस तरह आरएनए स्प्लाइसिंग भी हर जगह कट नहीं लगाता, सिर्फ वो खास सीक्वेंस होती है जो इंट्रॉन यहां से शुरू होते हैं, एक्सॉन जहां पर हर दुनिया का काम जो है एक खास पैटर्न के साथ होता है। स्पेशली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर हर शय एक खास पैटर्न के अंदर होती है, एक खास तरीके से होती है, और वहीं से ही शुरू होती है, वहीं से खत्म होती है। इवन हमने पढ़ा होगा क्रॉसिंग ओवर होती है। हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होता है। ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम उसका होमोलोगस है, ये सेगमेंट इधर चला गया और इधर वाला सेगमेंट इधर आ गया। ये भी हर जगह नहीं हो सकता क्रॉसिंग ओवर। एक खास डीएनए की सीक्वेंस होती है, वो एक जंक्शन होता है। अगर वही सीक्वेंस दोनों के अंदर हो तब जाके वो रिप्लेस होगा। उसके अंदर वाला पार्ट फर्ज किया जहां पर एक पी साइट है, यहाँ पर एन साइट है, फर्ज किया पी साइट है, इसी तरह इधर एक पी साइट है और इधर एन साइट है। अगर यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी एन है, अब क्या होगा कि ये दरमियान वाला रीजन इधर चला जाएगा और इधर वाला। लेकिन अगर इस पी साइट के अंदर म्यूटेशन आ जाए, जहां पर जी था वहां पर टी आ जाए, तो फिर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। फिर क्रॉसिंग ओवर एक खास सीक्वेंस है। अच्छा, अब इनको क्रॉसिंग ओवर करवाता कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन। यस सर। हमने तो सिर्फ मैटर का एफिशिएंसी ये पढ़ा हुआ है कि क्रॉसिंग ओवर होती है। अब क्रॉसिंग ओवर करवाता कौन है? वो भी एक एंजाइम होता है, वो भी एक प्रोटीन होती है, वो भी एक जीन होता है। उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या कहते हैं उसको? री रिकॉम्बाइन। रिकॉम्बाइन, कंबाइन का मतलब है आप। फिर मैंने आपको बताया है, इसे कहते हैं रिकॉम्बाइन। और वो एंजाइम जो रिकॉम्बाइन करवाता है उसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेज। क्या कहते हैं उसको? बच्चे समझ आ रही है? आप चले गए हैं या अभी इधर ही है? इधर ही है, अच्छा। अरे आपने ना रट्टा नहीं लगाना, आपने जिंदगी जो नेचर है, जो इसकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर जो जो एंजाइम के नाम है ना, बड़े आसान तरीके से लिखे हुए हैं। रिकॉम्बाइन, रिकॉम्बाइन, ये जीन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, रिकॉम्बाइन हो जाएगा। नाम के लिए कॉम्बिनेशन होता है, उसे क्या कहते हैं? इसका आरएनए स्प्लाइसिंग, स्प्लाइस कर रहा है, उसका नाम उन्होंने रख दिया आरएनए स्प्लाइस। उसको क्या नाम रख दिया? और इस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग। और यह खास सीक्वेंस है। अगर वो सीक्वेंस नहीं होगी, फर्ज किया ह्यूमन, आपने देखा होगा जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं ह्यूमन के अंदर, अक्सर देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो छोटे कद वाले होते हैं, कुछ होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, कुछ होते हैं जिनकी 6 उंगलियां होती है, किसी के अंदर जुड़ी होती है, कई वो अजीब अजीब सी कई ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जो कि ह्यूमन के अंदर होते हैं। उनकी वजह क्या होती है? उनमें से यही जेनेटिक म्यूटेशन होती है। उनमें से कुछ रीजन इस वजह से भी होती है कि आरएनए स्प्लाइसिंग नहीं हो रही, आरएनए स्प्लाइसिंग ही नहीं हो रही, उसके अंदर म्यूटेशन आ गई और ड्रॉप्स मूविंग में आपसे जो प्रोटीन में ही वो चीज से बन गई। फर्ज किया हमारी प्रोटीन बननी थी छोटी सी, इस तरह की स्ट्रक्चर बननी थी। अब इसकी और इसकी स्ट्रक्चर के दरमियान में एक और डोमेन आ गई, ये आ गई डोमेन, क्योंकि ये इंट्रॉन थे, ये स्प्लाइसिंग नहीं हुई, अब ये अजीब सी स्ट्रक्चर बन गई। अब इसने जो काम करना था वो नहीं कर रहा, इसने जो काम करना था हीमोफीलिया हो गया। अब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर रहा था, फर्ज के ये स्ट्रक्चर थी, इसने ऑक्सीजन कैरी करना था। अब इसके दरमियान में एक और डोमेन आ गई। अब ये कैसे ऑक्सीजन को पकड़ेगा? हमारे पास एक ऐसी प्रोटीन बन गई जो कि नाम फंक्शनल है, जो कि क्या उसको हम कहेंगे रिडंडेंट है। क्या है? रिडंडेंट प्रोटीन्स वो होती है जो अपना फंक्शन लूज कर दे। रिडंडेंट का मतलब तबाह हो गई, अपना काम उसने, हम कहते हैं कि पाकिस्तानी जो लॉ है वो रिडंडेंट हो गया है। क्या मतलब? वो एक आम आदमी के मसाइल हल नहीं कर रहा, इसलिए हम कहते हैं कि इसको ये रिडंडेंट है। नॉन रिडंडेंट का मतलब है ओरिजिनल है। नॉन रिडंडेंट का मतलब है ओरिजिनल, काम कर रहा है, डोमिनेंट है। क्या है? डोमिनेंट है, काम करने वाला है, रिसेसिव नहीं है।
रिसेसिव का मतलब ये नहीं है कि वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, समटाइम ऐसा भी होता है कि वो एक्सप्रेस होता है लेकिन काम नहीं कर रहा, तब भी हम उसको रिसेसिव कहेंगे। डोमिनेंट किसे कहेंगे? आप फंक्शनल है, काम कर रहा है, अपनी ड्यूटीज पूरी परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्ट्रक्चर भी ठीक है जीन की, और हर लिहाज से वो काम एक्टिव है और काम कर रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? डोमिनेंट है। रिसेसिव वो होगा या तो वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा जीन, अगर हो भी रहा है तो उसकी फंक्शन इतना है कि वो ओरिजिनल जो उसका फंक्शन है वो रिडंडेंट हो गया। क्या हो गया? वो काम ही नहीं कर रहा, इसलिए हम उसको रिसेसिव कह देते हैं। उसको क्या कह देते हैं? ठीक है, अब हमने ये मालूम करना है कि हमारे जो 10-15 जीन्स हैं, 8-10 जीन है, उनके अंदर इंट्रॉन एक्सॉन कैसे है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी समझ आ गई? उससे हमें, अगर हमें हम उस बेस के ऊपर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्ज किया किसी के अंदर होंगे 2 इंट्रॉन, जो कोई इंट्रॉन लेस होगा, इंट्रॉन लेस का मतलब उसके अंदर इंट्रॉन हो गई नहीं, कई होंगे जिसके अंदर 3-3 इंट्रॉन होंगे, इवन कई ऐसे होंगे जिनके अंदर 10-10 भी इंट्रॉन होते हैं। अब हम उसको क्लासिफाई करेंगे कि अगर 2 जीन्स, उनके अंदर दोनों के अंदर 6-6 इंट्रॉन है, तो हम उसको एक ही ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, जो दूसरा जीन है इंट्रॉन लेस है, एक और जीन है जो इंट्रॉन लेस है, इट मीन वो दोनों एक ही ग्रुप में, बेस्ड ऑन इंट्रॉन एक्सॉन हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज कुड बी द फंक्शन ऑफ दैट जीन। ठीक है, देर आर हमने समझो आपकी क्लास को क्लासिफाई करना है बहुत तरीकों से। मैंने एक बार क्लासिफाई कर दिया आपके मजहब की बेस के ऊपर, दूसरी बार क्लासिफाई कर दिया आपको इलाके की बेस के ऊपर, तीसरी बार मैंने क्लासिफाई कर दिया मैटर के नंबरों की बेस के ऊपर, मैंने चौथी बार क्लासिफाई कर दिया कि आप किस रेप्लिका के से आए हो या मॉर्निंग से आए हो। देयर आर मेनी वेज ऑफ क्लासिफिकेशन, लेकिन हमने अल्टीमेटली आप लोगों का, मैंने चेक करना है कि आपका पोटेंशियल कितना है, आप क्या करते कर सकते हो। ये जीन का फंक्शन, आप सारे जीन्स हैं, आप सब जीन्स हैं, मैंने आप जीन्स का फंक्शन मालूम करना है, तो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर योर फंक्शन। समझ आ रही है? ये जीनोमाइड एनालिसिस है, दिस इज अ जीनोमाइड एनालिसिस, के इसके अंदर हम एक जीन लेते हैं, उसकी पूरी फैमिली ले लेते हैं, और उसका फिर मैनी वेज, उनमें से एक तरीका ये है कि हम उसके एक्सॉन्स और इंट्रॉन को स्टडी कर लें। ठीक हो गया? उसके लिए ये एक टूल है, TSDS, जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले सर्वर है। ये पूरे का मेरा एक ऑनलाइन डाटाबेस है, सर्वर है, जिसके थ्रू हम, अब ये क्या लिख रहा है कि जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले डिजाइन टू प्रोवाइड अ यूजर फ्रेंडली इंटरफेस फॉर विजुअलाइजिंग अ जीन स्ट्रक्चर। हम यहाँ पर क्या करते हैं? जीन स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं। ठीक है, और उसके लिए क्या, इट हेल्प रिसर्चर बेटर अंडरस्टैंड जीन फीचर, जीन के जो डिफरेंट फीचर्स हैं उसको हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। Why do we use GSDS? Primarily utilized by molecular biologists, bioinformaticians, and geneticists, serves as a crucial tool for analyzing and presenting complex gene structure. ठीक है, अच्छा, उसके लिए फिर है की एप्लीकेशन क्या है, इनमें जेनेटिक एलिमेंट्स हैं, देयर इम्पैक्ट ऑन जीन एक्सप्रेशन में। अच्छा, क्वेश्चन ये है, आप लोगों को मुझे मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि अगर इंट्रॉन रिमूव ही हो जाते हैं तो व्हाई देयर इज इंट्रॉन? DNA से RNA बनता है, RNA से जो इंट्रॉन है वो रिमूव हो जाते हैं, फिर जो सिर्फ एक्सॉन होते हैं उससे प्रोटीन बनती है, उस RNA की सीक्वेंस से प्रोटीन बनती है। अच्छा, अगर इंट्रॉन ने रिमूव ही हो जाना है, पहले ही क्यों है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, क्या इंट्रॉन हर ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। यू कैन आस्क मेनी क्वेश्चंस, वी हम एक टॉपिक से देयर आर मेनी क्वेश्चन राइजेस, और फिर हम उसका आंसर ढूंढेंगे। तो आंसर इज दैट कि एंड्रॉन सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं, देयर इज नो इंट्रॉन आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होते हैं, उनके अंदर इंट्रॉन नहीं होता। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। अब वो फिर इसके फिर से क्वेश्चन राइज हो सकता है, व्हाई देयर इज नो इंट्रॉन इन बैक्टीरिया। ठीक है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कई तरफ निकल जाएगा। ठीक है, आप इस तरह नॉलेज लोगे ना, बड़ा नॉलेज मिलेगा। आप चाहे आजकल जो क्वेश्चन सोचो ना, वो चाहे चैट GPT से पूछ लो उसका आंसर,
पहले तो हम गूगल से सर्च करते थे, इवन पहले गूगल भी नहीं होता था, हम बुक्स में से तलाश करते होते थे। ठीक है, मेरी मेरी बात समझ आई ना? अब तो इतना नॉलेज आ गया है कि आप इतना अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो कि यू कांट इमेजिन। जी बच्चे। हाँ हाँ हाँ। तो उनका जेनेटिक जो मटेरियल है वो सिनेमा का नहीं होगा। एग्जैक्टली यही होता है जो पेशेंट होती है, लेकिन ज्यादातर सही है। मैच क्यों नहीं करते? दैट्स क्वेश्चन। एपिजेनेटिक्स क्या है? एपिजेनेटिक्स क्या होती है? एनवायरनमेंट की वजह से, एनवायरनमेंट के बाद जीन के एक्सप्रेशन के अंदर जो चेंज आती है उसे हम कहते हैं एपिजेनेटिक्स। ठीक है, तो एक आता है एग्जैक्टली आपका एक क्लोन हो और उसको हम अफ्रीका भेज दें, एक को हम चाइना भेज दें, फिर ह्यूज डिफरेंस की देयर फिजियोलॉजी की फंक्शन के अंदर डिफरेंट होगा बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल। मेरी बात की समझ आई ना? उसके जो लाइफस्टाइल है, वो कहते हैं ना कि जो अपनी जो डार्विन की जो थ्योरी है कि आप चेंजिंग एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट नहीं करता, वो अगर हम कहते हैं कि रात में वो बाबर आजम जीरो पे आउट हो गया, ठीक है, तो अगर वो उनको पता है कि यार मैंने साउथ अफ्रीका जाना है, उस कंडीशन के मुताबिक मेरा जो पुराना बैटिंग का स्टाइल है ना, वो लोगों ने देख लिया है, मेरा पुराना, मेरी सारी कमजोरियां उन्होंने देख ली है, उनको पता है कि मैं मुझे कैसे आउट करना है। तो उसको चाहिए कि वो अब अपने आप को नई उसके अंदर चेंजेस लेकर आए, नई चीजें लेकर आएगा, नई इनोवेशन के मुताबिक लेके आएगा, तो वो सरवाइव करेगा। अदरवाइज जहर है। आप देखते ना कि एक बड़ा अच्छा प्लेयर होता है पाकिस्तान के अंदर और 2 साल 3 साल तो ठीक चलता है, उसके बाद खराब हो जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि दुनिया उसको रीड कर लेती है। आजकल तो इतनी एआई टेक्नोलॉजी, इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई है कि लोगों के पास वो मैकेनिक्स वाले वो इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं, डाटा जनरेट करते हैं, उस डाटा से उनको समझ आ जाती है कि ये जो बंदा है कितनी हुक खेलता है, किस गेंद को कैसी गेंद आती है, उसको पुल कैसे करता है, और हमने उसको अब कैसे आउट करना है। डाटा साइंस, इसके अंदर भी डाटा साइंस है। भी हर चीज के अंदर आजकल डाटा साइंस के बगैर, इतना डाटा है, रियल टाइम डाटा भी है, फिर हर टाइम वो उनको हर खिलाड़ी का पता है जो कौमें इससे इतनी लेवल के ऊपर। अब अभी क्रिकेट के अंदर भी साइंस आ गई है। साइंस के बगैर आप अच्छे फुटबॉलर नहीं बन सकते, आप अच्छे क्रिकेटर नहीं बन सकते, आप अच्छी हॉकी नहीं खेल सकते। इतनी साइंस हो गई है इसके अंदर, क्योंकि इतनी दुनिया जितने भी कंपटीशन आ गए हैं, डेफिनेटली द पीपल दे विल थिंक अबाउट हाउ टू विन द ट्रॉफी। और पॉसिबिलिटी है कि मतलब अगर हम कोई एक्सटर्नल डीएनए यूज करें किसी इंडिविजुअल में, जिस तरह एक वायरस काम करता है, तो वो उसको म्यूटेट करके बिल्कुल अपनी जो उसके अंदर फिनोटाइप और फेनोटाइप शो करता है। ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। ठीक है, इसके लिए ये है कि हम अक्सर जैसा बीटी कॉटन है। बीटी कॉटन क्या है? जो कॉटन की एक वैरायटी है। वो क्या करती है? नहीं, वो जो बीटी कॉटन है ना, उसके अंदर ना एक जीन है जो कि एक्चुअली जो बीटी बीटी किसे कहते हैं, व्हाट इज अ बीटी? इसे कहते हैं बैसिलस thuringiensis। क्या कहते हैं? बैसिलस। बैसिलस एक बैक्टीरिया है जो कि 1970s में यूज करते थे टू किल इंसेक्ट्स, टू, वो एक बायोपेस्टिसाइड के तौर पर उसको यूज करते थे कि वो बैक्टीरिया होता है, उसको मल्टीप्लाई करते थे, उसको स्प्रे करते थे तो इंसेक्ट मर जाता था। अब लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि वो कैसे इंसेक्ट्स को किल करता है, तो पता चला उसके अंदर क्रिस्टल वन एक प्रोटीन होती है, क्रिस्टल प्रोटीन होती है जो कि इंसेक्ट की गट को जाकर पैरालाइज कर देती है। क्या कर देती है? और जिससे इंसेक्ट की किल हो जाती, इंसेक्ट जो है वो किल हो जाता है। फिर समझो, मैंने कहा था ना वो जो बुलेट है, वो इन्होंने पूरा बैक्टीरिया समझो वो पिस्तौल है, उसके अंदर जो बुलेट है वो एक्चुअली वो प्रोटीन है। अब हमें पूरे बुलेट्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस प्रोटीन की जरूरत है, सच पूरे वो बैक्टीरिया की जरूरत नहीं है। अब हम इन्होंने क्या किया, वो जीन आइडेंटिफाई किया जो कि वो प्रोटीन बनाता था, और उसका सिर्फ ओपन रीडिंग फ्रेम लिया, प्रमोटर भी नहीं लिया, टर्मिनेटर भी नहीं लिया, सिर्फ ओपन रीडिंग फ्रेम लिया, और प्लांट स्पेसिफिक प्रमोटर और टर्मिनेटर लेके ना
उसको प्लांट के अंदर एक्सप्रेस करवा लिया फ्लोएम के अंदर। ठीक है, अब पता चला कि जब इंसेक्ट फ्लोएम के ऊपर नॉर्मली अटैक करता है, क्यों करता है? उसने शुगर लेनी होती है, उसने एनर्जी लेनी होती है, उसने खुराक लेनी होती है। इंसेक्ट क्यों अटैक करता है? टू फीड। ज़ाहिर है उसका और मकसद क्या हो सकता है? उसे जिंदा रहना है, उसको खुराक चाहिए, और वो खुराक लेने के लिए इंसेक्ट्स के ऊपर अटैक करता है। उनको पता है कि इंसेक्ट्स नॉर्मली अटैक फ्लोइम के ऊपर करते हैं, क्योंकि फ्लोइम के अंदर जो फोटोसिंथेट्स होते हैं वो सोर्स से सिंक की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि उसकी खुराक के अंदर ही वो प्रोटीन जो जहर था, लेकिन वो प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं थ्रू प्लांट्स, प्लांट के जीनोम का हिस्सा बना दिया उस प्रोटीन को, जीन को, और उससे एक प्रोटीन बन रही है। वो प्रोटीन जब इंसेक्ट अपनी खुराक लेने आता है, उसके अंदर जहर डाल बनाई हुई है हमने, और वो इंसेक्ट पैरालाइज हो जाता है, जिस तरह केलोग है। समझ आ गई? इससे क्या हो गया? और बीटी कॉटन अभी तक चल रही है पूरी दुनिया में बहुत, लेकिन इसकी कुछ नुकसान। लेकिन अगर अगर अक्सर हम पढ़ा था, एवोल्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, एवोल्यूशन क्या होती है? चेंज इन जेनेटिक मटेरियल विद इनहेरिटेंस। अब इंसेक्ट्स ने, बड़े जालिम है, उन जी जी आ जाए, उन्होंने क्या किया कि उस जीन जो प्रोटीन है ना, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस कायम कर ली है। हम 5-6 साल तो ये बीटी कार्टन बड़ा अच्छा चली, लेकिन अब बीटी कार्टन के बड़े आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं। बीइंग अ प्लांट साइंटिस्ट, बीइंग एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, आपको जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो अदारे हैं, वो इसी काम के लिए कि जो नेचर के अंदर एवोल्यूशन हो रही है ना, उनको हर टाइम स्टडी किया जाए। कोई नए पैथोजन तो नहीं पैदा हो रहे, कोई नई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रही। अब हमने उनके अगेंस्ट रेजिस्टेंस लेकर आनी है प्लांट्स के अंदर। अब प्लांट्स को भी एवोल्यूशनली हमने, अगर पैथोजन अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, हमने बीइंग अ साइंटिस्ट, बीइंग अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, हमारा मकसद क्या है कि प्लांट्स को भी इवॉल्व किया जाए, ब्रीडिंग के थ्रू, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के थ्रू, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू। वो हमने क्या करना है कि प्लांट्स के अंदर भी वो कैपेसिटी लेकर आनी है कि वी कैन। अच्छा, उसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टूल है कि आप एक, पहले ब्रीडिंग के थ्रू क्रॉस करवाते थे, कुछ 20-20 साल लग जाते थे एक जीन एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जितनी दुनिया के अंदर तरक्की हो गई है, अब हम 20 साल इंतजार नहीं कर सकते। इसका नुकसान भी है कि 20 साल के बाद देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि नई एवोल्यूशन आ गई हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इंसेक्ट और इवॉल्व हो गया हो। ठीक है, तो अब हम इंतजार नहीं कर सकते। इसलिए दुनिया, पूरी की पूरी दुनिया आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जीनोम वाइड एनालिसिस करके वे जीन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उनको क्रॉप्स के अंदर ओवर एक्सप्रेस करवा लेते हैं या डाउन रेगुलेट कर लेते हैं, जिससे प्लांट्स के अंदर कोई चेंजेस आती हैं, नए नए जीन पैदा हो जाते हैं, नए जीन्स इवॉल्व हो जाते हैं। तो और ये काम सिर्फ 2-3 साल में आप एक नई क्रॉप और एक ऐसी वैरायटी डेवलप कर लेते हो जिससे हमारी रेजिस्टेंस आ जाती है। समझ आ रही है आप लोगों को? तो दिस इज द टेक्नोलॉजी दैट इज नो इन फैशन। या वर्ल्ड के अंदर जितनी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, जितनी दुनिया के अंदर चेंजेस आ गई हैं, जितनी दुनिया बहुत फास्ट ग्रोइंग चल रही है, तो उसके लिए उस अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन वी नीड दिस टेक्नोलॉजी टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द पैथोजन एंड हाउ टू डेवलप रेजिस्टेंस अगेंस्ट दीज बायोटिक एंड क्लाइमेट चेंज को अब हमने मिटिगेट करना है। क्लाइमेट चेंज क्या है? यकदम राइज इन टेम्परेचर। हमें एक ऐसी वैरायटी चाहिए, फर्ज किया कॉटन की ऐसी वैरायटी जो हमारे, फर्ज किया कॉटन के अंदर, ये भी एक बड़ा मसला है कि पिछले 6-7 साल के अंदर ना कॉटन की प्रोडक्शन कम हो गई पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह क्या थी? एक रीजन ये भी थी कि रात का टेम्परेचर बढ़ गया है। आज से 10 साल पहले रात का एवरेज टेम्परेचर जून जुलाई के अंदर 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता था। अब रात का टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज हो गया। 1 डिग्री राइज की वजह से कॉटन की बॉल शेडिंग हो जाती है। इट मींस अब हमें कुछ ऐसे नए जीन्स चाहिए होंगे जो इस हीट टॉलरेट कर सके, और क्रॉप ऐसी डेवलप करनी है दैट कैन बी यूज टू बी कंट्रोल बॉल शेडिंग। जितनी बॉल शेडिंग हो रही है, उतनी कॉटन की प्रोडक्टिविटी
कम होगी। समझ आ रही है आप लोगों को? तो इसीलिए हमें जो नेचर में हो रहा है उसको भी स्टडी करना है। कुछ लोग हैं जो इसको स्टडी कर रहे हैं कि पैथोजन कैसे इवॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल बेस के ऊपर नहीं, आजकल दुनिया जेनेटिक बेसिस के ऊपर। अब मॉर्फोलॉजी ये सारी दुनिया ने कर ली है। अब जिस तरह हमारे जरी यूनिवर्सिटी में कई ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने फर्ज किया एक इंसेक्ट ढूंढा, जिस तरह मैंने अभी बताया ना कि अगर आपको हम युगांडा भेज दें, लेकिन आप है तो सेम स्पीशीज, एक इंसेक्ट है, अगर हम उसको यहाँ एक दो इंसेक्ट की दो दो मेंबर्स हैं, एक को लाहौर है, एक को हम मुल्तान भेज दें, मुल्तान की इन्वायरमेंट डिफरेंट, वहां पर हीट ज्यादा होती है लाहौर की निस्बत, वहां पर एपिजेनेटिक्स चेंजेस और आएंगी, यहाँ पर और आएंगी। अगर उसकी एपिजेनेटिक्स की वजह से उसके पर का कलर थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो गया, तो हमारे जो थे ना जहां पर साइंटिस्ट, उन्होंने कहा, धारा उस टाइम टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन्होंने क्या किया कि मैंने एक नई स्ट्रेन डिस्कवर कर ली, या नई स्पीशीज इंसेक्ट की डिस्कवर कर ली, और उसके ऊपर पीएचडी के थीसिस बनाए हुए हैं उन्होंने, और प्रोफेसर बन के रिटायर भी हुए हैं। अब जब से डीएनए की ये साइंस आई तो पता चला कि ये दोनों सेम ही थी। उनकी तो साइंस बढ़ गई, उनकी साइंस बढ़ गई। अब वो कहते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले हैं ना, या ये जो मॉडर्न साइंस वाले, ये गलत है। हम गलत नहीं है, ये दो नजरियात का भी तजाद है इसमें। जब नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई इनोवेशन आती हैं, और ट्रेडिशनल लोग ज़ाहिर है वो अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली अब दुनिया में हर जगह यही टेक्नोलॉजी, चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो प्लांट पैथोलॉजी है, चाहे वो कहीं भी जगह है, उसके अंदर साथ में ये बायोटेक्नोलॉजी की इनोवेशन जो है वो लाजमी है। समझ आ रही है आपको कि कैसे आपने चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर, क्लाइमेट चेंज के अंदर, चेंजिंग पैथोजेंस के अंदर, हर क्लाइमेट चेंज की वजह से पैथोजेन भी चेंज हो रहे हैं। आपको पता ना पाकिस्तान दुनिया का, मेरे कल सर्वे कर रहा कि दुनिया का बहुत प्रोन टू क्लाइमेट चेंज, सबसे ज्यादा इफेक्टी है। और दूसरा, दुनिया में सबसे कम रकबा जंगलात का वो पाकिस्तान के अंदर है। कनाडा में 45% जंगलात है, यूएसए में 27% जंगलात है, पाकिस्तान में 2.2% जंगलात है। ठीक है, कवर्ड एरिया जो है। और दुनिया में अगर बड़े कंट्रीज में देखा जाए, सबसे कम जिसका बड़ा एरिया है और सबसे कम जंगलात है वो पाकिस्तान में आता है, उसमें लास्ट में आता है। तो इट मीन्स दैट क्लाइमेट चेंज इस वजह से भी आ रहा है। ठीक है, लेकिन वजह क्या है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन को फीड करने के लिए वो नीड मोर एग्रीकल्चर। अब उस एग्रीकल्चर की वजह से हमें डिफोरेस्टेशन करनी पड़ रही है, उस एग्रीकल्चर की वजह से हमें डिफोरेस्टेशन करनी पड़ रही है। तो अब इन सारे सिचुएशन को, अब पहले तो हम एनालाइज करें ना, इस सिचुएशन है क्या, ऐसा क्यों हुआ। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी ये 2.2%, पहले अगर पाकिस्तान बना था तो उसने सुना है कि उससे पहले ये भी 20-25% होती थी। आप हमें ये कहते हैं कि ये टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, ये सारा जंगल होता था, लाहौर से शेखुपुरा, ये सारा इलाका जंगल होता था। लेकिन अब जंगल नहीं है, अब सारा वो सारी की सारी लैंड जो है वो एग्रीकल्चर लैंड हो गई है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए हमें ओपन डिस्कशन करनी पड़ेगी, बिल्कुल शॉर्ट और पहले तो क्वेश्चन रेज करके ये प्रॉब्लम है क्या, ऐसा हुआ क्यों, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, वर्ल्ड वाइड नॉलेज भी लेके अगर किसी दुनिया में ये प्रॉब्लम आए थे या आ रहे हैं तो वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बीइंग एग्रीकल्चर स्टूडेंट, हमारा ये मकसद अभी से होना चाहिए कि हमने ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, इन प्रॉब्लम्स को हल करके पाकिस्तान के प्रॉब्लम भी हल करने हैं, और अपना पैसा भी कमाना है, अपना बिजनेस भी कमाना है। और आपने इसमें से जरा अपने खानदान का भी आपने पेट भरना है, और आपने चीजें मुल्क को भी आगे लेके जाना है, मुल्क की तरक्की भी करनी है। तो ये वो सारी हमारी होनी चाहिए चीजें कि हमने कैसे इस मुल्क को आगे लेके, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग ज़ाहिर है आपका हक है कि आप जिस इलाके में पैदा हुए हैं उस इलाके की बेहतरी के लिए काम करना। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कौन सी चीजें स्टडी करनी है। दिस इज वन ऑफ द टेक्नोलॉजी दैट द वर्ल्ड इज
अडॉप्टिंग और इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि हमारी मोटिवेशन ना, जब मैं पीएचडी करता था निपजी में, हमारे हर हफ्ते एक बड़ा अच्छा सेमिनार होता था, और वहां पर इतनी साइंस डिस्कस होती थी कि मोटिवेशन आपे आ जाती थी। वहां पर जब अप्रिसिएशन होती थी और बड़े बड़े आइडियाज डिस्कस होते थे, तो हमारे ना बड़ा मजा आता था यार, मैं मजाक नहीं करता, हमारे निपजी के ना आज भी जितने भी, उन सब में निकम्मा मैं हूँ, मेरे क्लास फेलो में अगर सबसे निकम्मा हूं ना, वो मैं हूँ। हमारे दोस्तों ने जो क्लास फेलोज है ना, उन्होंने ऐसी ऐसी भी टेक्नोलॉजीज डिस्कवर की, ऐसी ऐसी पब्लिकेशंस की, ऐसी ऐसी चीजें की है ना, कि मैं आपको कभी बताऊं। अब वो क्या है कि वो उस एनवायरनमेंट का इफेक्ट था निपजी का। हमारे टीचर बड़े अच्छे थे, हमें हर टाइम ना, भी रात को भी हमारी 24 घंटे लैब खुली होती थी। बड़ा अच्छा था कि आप जब मर्जी जाओ, रिलैक्स माहौल दिया हुआ था। फिर हम काम करते थे, फिर सुबह आके फिर मेरे सुपरवाइजर दूसरों को बता रहे होते थे कि यार शफीक को, मैं रात 11 बजे गया हूँ, शफीक ऑफिस में बैठा था, लैब में बैठा था, ये काम कर रहा था। तो मोटिवेशन तो वैसे ही आ जाती है बंदे की, कि आपका सुपरवाइजर आपकी तारीफ कर रहा हो, तो डेफिनेटली, और फिर आपको रिवार्ड मिल रहा हो, जो आप काम कर रहे हैं उसको रिवार्ड मिल रहा हो। तो इस तरह ये चीजें हैं जो करेंगे। और फिर सुपरवाइजर भी साथ मिलके काम कर रहा है, ये नहीं है वो ऑफिस में बैठा है। मोटिवेशन तब स्टूडेंट्स को आती है, तब उसको भी शर्म आती है, यार मेरा एडा बुढ़ा सुपरवाइजर भी नाल लग गया है काम करना, तो मेनू की मौत पैंदी है। मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो ये वो मोटिवेशन है जिससे करने से काम जो है वो होते हैं, ठीक है। अब ये इसकी तरफ आते हैं, जो जीएसटीएस है, इसकी मैं, ओके 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 ओके। अच्छा, आप ना इसकी जो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, ये आप पढ़ लेंगे। यूएसडी कमांड लार्ज डाटा सेट, इसमें लार्ज डाटा सेट भी हम ऐड यूज कर सकते हैं। तब मैं जाता हूँ, आपने इसको एनालाइज कैसे करना है। अभी क्या समझ आई आपको? जीन्स क्या होंगे, जीन्स के कितने पार्ट होते हैं? तीन, कौन कौन से? ओपनिंग फ्रेम, टर्मिनेटर। ओपनिंग फ्रेम से क्या बनता है? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के कितने पार्ट होते हैं? दो। उसके अंदर इंट्रॉन होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। एक्सॉन्स सिर्फ रह जाते हैं, इंट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। वो एक्सॉन्स से आगे क्या बनता है जनाब? बताइए पापा। तो एक्सॉन से क्या बनता है? प्रोटीन। एक्सॉन क्या होती है? जो फंक्शनल पार्ट ऑफ द जीन क्या है? वो एक्सॉन है। एक्सॉन से प्रोटीन बनती है। अब हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हुए वी कैन क्लासिफाई genes into groups and subgroups so that we can better understand the function of the gene। उसके लिए आप लोगों ने ये इंटरनेट पे जाना है। जीएसडीएस 11-20 में नहीं था हमका? अच्छा अच्छा अच्छा। चले, मेरा 11-20 तो मैंने कहा था उसको। अच्छा चले, मैं बस ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले जो है ना, आपने यहाँ जाना है, ठीक है। अच्छा, और और यहाँ पर जाके आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर है सीक्वेंस में जाना है। अच्छा, अब आपको ना ये सीक्वेंसर चाहिए, सीडीएस चाहिए और जीनोमिक सीक्वेंस चाहिए। ये रिकॉर्ड हो रहा है, ये लास्ट में जब लेक्चर होगा इसमें आपने क्या करना है, ये सीक्वेंस है, सीडीएस सीक्वेंस चाहिए, जीनोमिक सीक्वेंस चाहिए, और साथ में आपने इसमें ये एक फाइलोजेनेटिक ट्री भी ऐड कर देना है यहाँ पर। ये जो वो न्यूमिक ट्री होगा। अब सीडीएस सीक्वेंस कहाँ से मिलेगा? वो आप उसी फाइटोसोम से, फाइटोसोम में जाएंगे। मैं आपको एक बार चला जाता हूँ, जस्ट है कि आपने क्या करना है कि फाइटोसोम में जाना है, यहाँ पर जाएंगे। फिर आपने वहां से वो टेबल बनाया था, टेबल बना लिया सबने? अच्छा चले, यहाँ पर फर्ज किया मैं, आपने मैं से यहाँ पर आप कीवर्ड सर्च कर लें या कोई भी सर्च कर लें। फर्ज किया आप ना कोई सीक्वेंस सर्च ही कर लें, ब्लास्ट सर्च करें, और यहाँ पर आप जाएंगे। यहाँ पर क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, कोई सीक्वेंस है?
किसी ने जल्दी से, हाँ जी जल्दी से मुझे करो यार। क्या क्या है? माद है पढ़ा है? बायो, ये ये बड़ा तरीका पवाया का फर्ज किया कि आर1 प्रोटीन है। फर्ज किया, हमने क्या किया कि ये जो पहली सीक्वेंस ने एक एक करके लिया, हमने क्या लिया, ये पहली सीक्वेंस इसकी ली, को कॉपी किया, और इसके बाद आपने क्या किया कि आपने किधर गया फाइटोसोम, ये है, ये है। इसका तरीका पपाया है कि ब्लास्ट में गए, यहाँ वो सीक्वेंस आपने पहली जीन ऐड कर दिया, और ये प्रोटीन ही है जहां पर वो करेंगे, तो ये क्या करेगा कि जो पहला जीन होगा वो आपका वही वाला होगा, जहाँ आपने वही सेम सीक्वेंस ही वो करवाया है। एक एक करके करना पड़ेगा जी आपको ना। आपने यहाँ पर जाना है जीन में, मुझे लगता है इसका कोई ऑटोमेशन वाला सिस्टम भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप एक एक करके कर लें। तो यहाँ पर आप जाएंगे ना, ये वो जीन आईडी है, इसका आपने वो मैच कर लेना है कि उसके साथ ये जीन आईडी है, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर ना आपने दोनों सीक्वेंस ले लेनी है। यहाँ पर है जीनोमिक सीक्वेंस, ये वाली कॉपी कर लेनी है, ये जीनोमिक सीक्वेंस हो जाएगी। आपने इधर आएगी ये वाली, आपने ना क्या करना है कि इस सारे को कॉपी करके ना आपने उसी में पेस्ट कर देना है। किया, ये वाला था ना, आपने यहाँ पर प्रोटीन की सीक्वेंस डिलीट करके ना तो फाइल को सेव एज कर लेना है, यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपने ये दूसरी सीक्वेंस लेनी है, एग्जैक्टली आपने सेम नेम रखना है, इसको फाइल को सेव एज कर लेना जीनोमिक सीक्वेंस, फिर एक और फाइल बनानी है, उसको सेव एज सीडीएस सीक्वेंस, और दोनों के अंदर पहला जीन का नाम यही होना चाहिए, दूसरे जीन का नाम भी यही, इधर है तो उधर है, समझ आ गई। फिर आपने क्या करना है कि इसी जीन के ऊपर जिसकी प्रोटीन की सीक्वेंस, उससे आपने वो वाला जो ट्री बना लेना है, और फिर कट्ठी, फिर पूरी की पूरी सीक्वेंस कॉपी करनी है, पूरी सीडीएस कट्ठी कॉपी करनी है, पूरी सीडीएस जीनोमिक वाली, जीनोमिक वाली जो प्रोटीन डीएनए की सीक्वेंस है वो कॉपी करनी है। तो सारी चीजें आपने यहाँ पर जो जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले वाला था, किधर गया वो, जीएसडीएस वाला, कि यहाँ पर मैं दोबारा आ जाता हूँ, जीएसडीएस, यहाँ पर जाना है, आपने इंटरनेट में लिखेंगे, पहली जो जीन स्ट्रक्चर डिस्प्ले में जाएंगे, जब आप इसमें जाएंगे, अरे यार यहाँ पर गए, यहाँ पर आपने क्या किया कि सीक्वेंस को क्लिक किया, यहाँ पर सीक्वेंस को जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर सीडीएस भी आ जाएगा, और फाइलोजेनेटिक ट्री, इधर आपने फाइलोजेनेटिक ट्री ऐड कर देना है, ठीक है। ये करेंगे तो इस तरह का ये बन जाएगा, ये देखे ना, ये जो बना हुआ है ना यहाँ पर, ये जो पीला है ये एक्सॉन्स है, ये इंट्रॉन है दरमियान वाले, और उसको फिर आपने सेव कर लेना। तो ये इस तरह हमें, हमारे पास ये जीएसडीएस वाला, हमारे पास ये चीजें सेव हो जाएंगी, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको प्रेजेंटेशन भी भेज देता हूँ, ये वीडियो भी अभी थोड़ी देर तक आपको भिजवा देता हूँ। थैंक यू।